वंदे मातरम साथियों, मैं गिरीश शर्मा उज्जैन मध्य प्रदेश से बीएड के चतुर्थ सत्रार्थ के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न का हल इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं। व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसा कि नाम से प्रकट है, व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें अनुदेशन के व्यक्तिकरण पर अत्यधिक बल दिया जाता है और अनुदेशन को छात्र की योग्यता, रुचि और आवश्यकता के अनुरूप बनाने के प्रयास किए जाते हैं। ग्रीन सन 1974 ने इस प्रणाली का विवरण देते हुए लिखा है कि व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें शिक्षक प्रत्येक छात्र को एक व्यक्ति के रूप में अपनाता है। इसमें एक छात्र तथा एक शिक्षक एक दूसरे के सामने बैठकर अधिगम अनुदेशन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, चाहे कक्षा में छात्रों की संख्या 100 ही क्यों न हो। यह प्रणाली ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए ज्यादा उपयुक्त है जिसमें छात्र से आशा की जाती है कि वह भलीभांति सुपरिभाषित ज्ञान के एक भाग अथवा कौशल को अर्जित कर सकेगा। इस प्रणाली का शिक्षक प्रत्येक छात्र से आशा रखता है कि वह अपनी अधिगम सामग्री को भलीभांति सीखेगा। शिक्षक ऐसे प्रत्येक छात्र को जो भलीभांति अधिगम सामग्री में निपुणता प्राप्त कर रहे हैं, अच्छे अंक तथा अच्छी श्रेणी प्रदान करने के लिए तत्पर रहता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कक्षा में छात्र का सापेक्षित स्थान क्या था, क्या है। वह तो उद्देश्य की प्राप्ति का उत्तरदायित्व जनशक्ति, स्थान तथा उपकरण की सामान्य सीमाओं के अंतर्गत स्वीकार करता है। नेपर 1980 के अनुसार व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली मूलतः स्वगति युक्त निपुणता अधिगम है। इसमें छात्र पाठ्यक्रम सामग्री की एक विशिष्ट प्रारूप में तैयार की गई यूनिटों पर स्वयं कार्य करते हैं। प्रत्येक यूनिट में उद्देश्यों, वाचन, दत्त कार्यों और संबंधित समस्याओं की सूची होती है। जब छात्र महसूस करता है कि उसने उस विषय वस्तु विशेष में निपुणता स्तर प्राप्त कर लिया है, तो उसका परीक्षण होता है और सफलता प्राप्त होने पर अगली यूनिट उसे अधिगम हेतु दे दी जाती है। जब तक पिछली यूनिट में वह निपुणता स्तर प्राप्त नहीं करेगा, तब तक अगली यूनिट उसे नहीं दी जा सकती। इस प्रणाली में अंकन तत्काल छात्र अनुकर्ता द्वारा कर लिया जाता है। व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो स्किनर द्वारा प्रवर्तित अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली से अपेक्षाकृत ज्यादा व्यापक आधार वाली है तथा ज्यादा लचीली है, एवं जिसमें मानव शिक्षक की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। अतः कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें सामूहिक शिक्षण अनुदेशन के सभी गुण तथा विशेषताएं समावित करके व्यक्तिगत अनुदेशन प्रदान किया जाता है। इस प्रणाली को संक्षेप में PSI कहते हैं। इसे केलर योजना भी कहते हैं क्योंकि इस प्रणाली के प्रवर्तक डॉक्टर फ्रेड एस केलर थे। उन्होंने अपने 3 साथियों शर्मन, जई व बोरी की सहायता से इसका विकास सन 1963 में किया था। यह प्रणाली व्यक्त्योन्मुखी है। इसमें मास्टरी लर्निंग तथा अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताओं को समावित किया गया है। वेदनायगम ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है। एट द बिगिनिंग ऑफ ए कोर्स, स्टूडेंट हैव ए कॉन्टेक्ट एग्रीमेंट विद द टीचर regarding what work will be done, and then they proceed at their own pace and initiation. The teacher is available for tutorial assistance of small group discussion, those given general feedback and guidance. PSI के उद्देश्य: नंबर 1, छात्र एवं शिक्षक के मध्य की दूरी दूर करना तथा परस्पर व्यक्तिगत सहचार्य विकसित करना। नंबर 2, छात्रों को उनकी शैक्षिक प्रगति व उपलब्धि के आधार पर व्यक्तिगत रूप से प्रतिपुष्टि प्रदान करना है। नंबर 3, अधिगम में पुनर्बलन की बारंबारता में वृद्धि करना। नंबर 4, व्याख्यान विधि के स्थान पर अन्य ज्यादा उपादेय विधियों का प्रयोग करना। नंबर 5, व्यक्तिगत मूल्यांकन पर बल देना।
पीएसआई के मूलभूत तत्व। व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली के मूलभूत तत्व नीचे चित्र द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे हैं। नंबर 1, अधिगम में निपुणता, मास्टरी लर्निंग। नंबर 2, अपनी गति से अधिगम, सेल्फ स्पेसिंग। नंबर 3, प्रोक्टर्स का उपयोग, शिक्षण सहायक का उपयोग। नंबर 4, लिखित शब्दों पर जोर। और नंबर 5, अभिप्रेरणायुक्त क्रियाएं। नंबर 1, अधिगम में निपुणता। इस प्रणाली में अधिगम में निपुणता का अर्थ है छात्र द्वारा एक यूनिट से अगली यूनिट पर जाने से पूर्व पहले की यूनिट अपेक्षित निपुणता स्तर प्राप्त करना। यह निपुणता स्तर 90% या इसके आसपास अधिकतर निर्धारित किया जाता है जब तक प्रत्येक यूनिट पर निर्धारित अपेक्षित निपुणता स्तर प्राप्त नहीं होता, छात्र को अगली यूनिट नहीं दी जाती। नंबर 2, अपनी गति स्वगति से अधिगम। इस प्रणाली में प्रत्येक छात्र को पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का अध्ययन अपनी सुविधानुसार अपनी गति के अनुसार करने की आजादी रहती है। साथ ही इसमें परीक्षण हेतु भी छात्र अपनी सुविधानुसार परीक्षण देता है। छात्र जब भी यह महसूस करता है कि दी गई यूनिट पर उसकी निपुणता हो गई है या वह नैपुण्य प्रदर्शित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो वह यूनिट के परीक्षण के लिए जा सकता है। नंबर 3, शिक्षण अनुकर्ता या सहायक का प्रयोग। शिक्षण अनुकर्ता को छात्र अनुकर्ता या सहायक भी कहा जाता है। अधिकतर ऐसे छात्र जिन्होंने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया होता है की नियुक्ति शिक्षण अनुकर्ता के रूप में कर ली जाती है। इनके प्रमुख कार्य हैं: नंबर 1, यूनिट परीक्षण तथा अंतिम परीक्षण में निपुणता स्तर का अंकन करना। नंबर 2, छात्रों के उत्तरों का विवेचन करना। नंबर 3, छात्रों को अनुवर्ग शिक्षण देना। नंबर 4, अनुदेशक को पाठ्यक्रम, लिखित सामग्री व परीक्षण पदों पर छात्रों की प्रगति के अनुरूप पृष्ठपोषण प्रदान करना। नंबर 4, लिखित शब्दों पर जोर। इस प्रणाली में संपूर्ण अनुदेशन लिखित सामग्री के माध्यम से संचालित किया जाता है। ये लिखित शब्द या लिखित सामग्री स्व अनुदेशनात्मक, अभिक्रमित अनुदेशन अथवा नियमित पाठ्य पुस्तकें तथा इस प्रणाली में लिखित अध्ययन संदर्शिकाएं होती है। इनमें अध्ययन संदर्शिकाएं सर्वाधिक महत्व की है। ये अनुदेशक तथा छात्र दोनों के मध्य संप्रेषण का कार्य करती है। नंबर 5, अभिप्रेरणाएं युक्त क्रियाएं। प्रस्तुत प्रणाली में क्रियाओं के लिए अभिप्रेरणाएं प्रदान करने का कार्य व्याख्यान, संभाषण द्वारा किया जाता है। व्याख्यान का उपयोग सूचना देने या विषय वस्तु के स्पष्टीकरण के लिए करने की अपेक्षा इस प्रणाली में उत्साहवर्धन तथा संवर्धन कार्यों के लिए किया जाता है। परीक्षण देने, परीक्षणों के अध्ययन तथा छात्र अनुकर्ताओं द्वारा अनुवर्ग शिक्षण के लिए कक्षा सभाएं आयोजित की जाती है। व्यक्तिगत अनुदेशन की यह प्रणाली मनोविज्ञान के प्रबलन सिद्धांत पर आधारित है। प्रारंभ में व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली का सूत्रपात 1963 में कैलर योजना के नाम से हुआ था। व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली में लर्नर वर्क ऑन देयर ओन एंड दे मस्ट अचीव mastery of a series of written learning unit by scoring or more. In general, they are assisted by teachers and proctors by way of enriching lectures before final test. इस प्रणाली की विशिष्ट सुविधाएं निम्न चित्र के माध्यम से प्रदर्शित की जा रही है। पीएसआई की क्रियाविधि। इस प्रणाली में पाठ्यक्रम की इस सामग्री को अनेक इकाइयों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें छात्र लगभग एक सप्ताह में भली भांति समझ लेते हैं। विषय पर मास्टरी के बाद उन्हें 20 से 25 मिनट का एक उपलब्धि परीक्षण दिया जाता है, जिसकी जांच लगभग 5 मिनट में हो जाती है। यहाँ पर प्रयुक्त होने वाली अधिगम सामग्री में एक सबसे सामान्य पाठ्य पुस्तक तथा एक स्टडी गाइड होती है। स्टडी गाइड में यूनिट की प्रस्तावना, व्यवहारात्मक उद्देश्य, प्रक्रिया, पाठ्यवस्तु पूरक तथा परीक्षण प्रश्न निहित होते हैं। प्रक्रिया में क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कहाँ पर याद करें और कहाँ पर समझें जैसी चीजें निहित रहती है। प्रत्येक यूनिट के लिए 4 समान किंतु विभिन्न प्रकार के रेडीनेस टेस्ट होते हैं।
प्रारंभ में सोर्स नीति की व्याख्या की जाती है। फिर प्रत्येक छात्र को यूनिट की स्टडी गाइड वितरित की जाती है जिससे वे अपना अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं। शिक्षक प्रत्येक छात्र के पास व्यक्तिगत रूप से पहुंचता है और उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयां दूर करता है। जब कोई छात्र महसूस करता है कि उसके अपने पढ़ने के उद्देश्य प्राप्त कर लिए, तब उसे परीक्षण दिया जाता है। परीक्षण की जांच छात्रों से मौखिक स्पष्टीकरण लेने के साथ साथ की जाती है। यदि छात्र बिना किसी प्रत्यात्मक गलती के परीक्षण में उत्तीर्ण हो जाता है तो उसे अगली यूनिट की स्टडी गाइड दे दी जाती है। यदि वह अनुत्तीर्ण होता है तथा अपनी गलतियों का कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दे पाता, तब उसे उचित निर्देशन प्रदान किया जाता है ताकि उसका ध्यान यूनिट के उन पहलुओं पर खींचा जाए जहां अधिक ध्यान देने की जरूरत है। छात्र को पुनः वह यूनिट पढ़नी पड़ती है और फिर से परीक्षा में बैठना पड़ता है। इस समय दिया जाने वाला परीक्षण पहले वाला भी हो सकता है या कोई नया भी दिया जा सकता है। यदि वह परीक्षण में निर्धारित रूप से उत्तीर्ण हो जाता है तो उसे अगली यूनिट की स्टडी गाइड दे दी जाती है। कुछ प्रगति कर लेने के बाद छात्रों को अनुकर्ता के रूप में चुन लिया जाता है। यह अनुकर्ता अनुदेशक शिक्षक को अध्ययनरत प्रत्येक छात्र के साथ व्यक्तिगत संपर्क करने में, परीक्षण लेने व अंकन करने में मदद देते हैं। अनुकर्ताओं के लिए एक गाइड शीट दी जाती है जिसमें उनके कर्तव्यों की सूची होती है और अन्य अतिरिक्त अध्ययन सामग्री की लिस्ट भी दी जाती है जिसका अनुदेशकों को अध्ययन करना होता है। अनुकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए तथा उनके नियमित कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। प्रत्येक अनुकर्ता अपने साथियों के एक छोटे समूह का प्रभारी होता है। ग्रेडिंग नीति, इसमें पूर्व निर्धारित 80/80 का या 90/90 स्तर की कसौटी पर ग्रेडिंग दी जाती है। 80/80 का अभिप्राय है कि कक्षा के कम से कम 80% छात्र कम से कम 80% विषय वस्तु के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। प्रत्येक छात्र को उसके अंकों के आधार पर ग्रेड दिए जाते हैं। यहाँ पर भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि आवश्यकता पड़े तो छात्रों की अधिगम प्रकृति देखने के लिए रिव्यू परीक्षणों का प्रयोग भी किया जा सकता है। इस प्रकार से समस्त पीएसआई को 4 सोपानों में आयोजित किया जाता है। नंबर 1 शांतिपूर्वक अध्ययन, नंबर 2 फ्लोटिंग क्षेत्र, नंबर 3 परीक्षण क्षेत्र और नंबर 4 मूल्यांकन। पीएसआई का प्रयोग कब किया जाए? नंबर 1 जब दक्षता के स्तर तक पहुंचने का उद्देश्य हो। नंबर 2 जब अच्छे स्तर की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध हों। नंबर 3 जब यूनिट का प्रबंधन उपयुक्त हो। नंबर 4 जब अच्छे परीक्षण उपलब्ध हो। नंबर 5 जब उत्तरदायी व विश्वसनीय अनुकर्ता उपलब्ध हो। नंबर 6 जब यूनिट का रिव्यू संभव हो। नंबर 7 कक्षा में जब छात्रों की संख्या कम हो। नंबर 8 छात्र जब स्वयं अध्ययन करने में रुचि रखते हों। नंबर 9 शिक्षक जब प्रेरणा, उत्साह तथा शिक्षण के प्रति समर्पित हो। नंबर 10 शिक्षक को पीएसआई के विषय में पूर्ण ज्ञान हो और इसका वास्तविक स्थिति में प्रयोग कर सकने में वह समर्थ हो। यह प्रणाली आजकल उच्च स्तरीय स्कूलों, पॉलिटेक्निक तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में काफी लोकप्रिय हो रही है। इसका प्रयोग लगभग हर विषय में संभव है। पीएसआई के लाभ। पीएसआई के प्रमुख लाभ नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 प्रत्येक छात्र अपनी मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति, रुचि एवं अभिरुचि के अनुसार इस प्रणाली की कक्षा का अंग बन जाता है। नंबर 2 प्रत्येक छात्र अपनी योग्यता और अधिगम गति के अनुसार विषय वस्तु को सीखता है। नंबर 3 इस प्रणाली में छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए निपुणता अधिगम, धनात्मक पुनर्बलन, तत्काल पृष्ठपोषण तथा अनवरत मूल्यांकन का सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। नंबर 4 शैक्षिक तकनीकी के जटिल तथा महंगे उपकरणों का इस प्रणाली में स्थान नहीं है। नंबर 5 छात्र अनुकर्ता इस प्रणाली में अनुवर्ग शिक्षण तथा निर्देशन देता है तथा विद्यालय परिवेश में अधिक सहयोग तथा एकजुटता वाला होता है। नंबर 6 इस प्रणाली में ऋणात्मक पुनर्बलन जैसे दंड आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। नंबर 7
इस प्रणाली में लिखित सामग्री पर ज्यादा बल दिया जाता है। नंबर 8, छात्रों की अधिगम के लिए तत्परता का ध्यान रखा जाता है। नंबर 9, शिक्षक की भूमिका लर्निंग फैसिलिटेटर की होती है। दूसरे शब्दों में उसका मुख्य कार्य अधिगम को सरल, सुगम तथा बोधगम्य बनाने वाले साधन के रूप में कार्य करना है। नंबर 10, छात्र स्वयं अपने प्रयासों से तथा अपनी गति से सीखते हैं, अतः वे अधिगम के क्षेत्र में स्वावलंबी हो जाते हैं। पीएसआई का अधिकतम उत्तम उपयोग करने के लिए इस विधि की प्रमुख सीमाओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। नंबर 1, इस प्रणाली का प्रयोग तभी किया जाए जब निपुणता स्तर तक पहुंचना शिक्षक का उद्देश्य हो, अन्य स्थितियों में वह उपयोगी नहीं है। नंबर 2, यदि पर्याप्त लिखित सामग्री का अभाव है या उपयुक्त नहीं है तो इस प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 3, शीघ्रता से परिवर्तन होने वाले विषयों के शिक्षण के लिए यह उपयुक्त नहीं है। नंबर 4, कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक होने पर, छात्र अनुकर्ताओं की संख्या कम होने पर तथा समय का अभाव होने पर भी यह प्रणाली सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती है। नंबर 5, यदि शिक्षक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि से परिचित नहीं है तो इस प्रणाली का पूरी तरह सफल होना संभव नहीं है। नंबर 6, यदि शिक्षकों में इस प्रणाली के प्रति उत्साह एवं रुचि न हो तो यह प्रणाली सफल नहीं हो सकती। नंबर 7, यदि शिक्षक अपने प्राचीन शिक्षण विधियों से संतुष्ट हैं और इस प्रणाली में उसकी अभिरुचि नहीं है तो यह प्रणाली सफल नहीं होगी, क्योंकि वे इस प्रणाली को अपने ही ढंग से परिवर्तित कर लेते हैं और यह पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन पीएसआई के स्थान पर एसएलआई समथिंग लाइट इट बनकर रह जाती है। नंबर 8, इस प्रणाली में शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था नहीं है। नंबर 9, इस व्यवस्था का भावात्मक तथा मनोगत्यात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। नंबर 10, इस प्रणाली में छात्रों की ग्रेडिंग करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती है। धन्यवाद।